बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद इरफान, CEO एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स LLC। आज हमारा पहला सेशन है अपने तमाम टीम वर्क मेंबर्स के साथ, जिन जो हमें न्यू ज्वाइन किए हैं जिन लोगों ने, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए बजाय कि हर एक बंदे को बताया जाए तो बेहतर था। मैंने ये समझा कि इनके एक पूरा जो है वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे रख देते हैं, ताकि हर आने वाला जो नया मेंबर है हमारा वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। देखो, जब आपके सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि जो भी आपके एरिया में जिसमें भी आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कंपनी के पेड जो है वो पेजेस चल रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा है, तो आपका नंबर नीचे दिया गया है। जैसे ही आपको कोई क्लाइंट जो है वो कांटेक्ट करता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने उसको ये चेक करना है कि वेदर ही इज़ अ जेन्युइन कस्टमर और टाइम वेस्टर। अगर तो वो जेन्युइन कस्टमर है तो आप उसको फर्दर टाइम दें, उसको ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल फ़ोन के ऊपर बताएं। ठीक है, उसको प्राइस बताएं, डॉक्यूमेंट्स बताएं। अगर वो सारी चीज़ें उसके पास हैं, डॉक्यूमेंट्स वो अवेलेबल हैं, तो उससे आप मंगवा लें, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे उनको एक्सेस करें। अगर उसका वीज़ा लग सकता है तो आप उसको जो है वो ऑफिस में बुलाएं, उसको प्रॉपर एंटरटेन करें। ठीक है, हर चीज़ की उसको श्योरिटी दें। अगर एक फॉर एग्जांपल एक ऐसा शख्स जिसके पास डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं है, फिनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी उसके पास नहीं है कुछ भी शो करने को, और जस्ट वो टाइम आपका वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आप अवॉइड करें। ऐसी सिचुएशन में, चूँकि आज के दौर में हर बंदा बिजी है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो फ्री में ऐसी लोगों को जो है वो उनसे मुलाकातें करता फिरे या उनकी कॉलें अटेंड करता फिरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जानना है कि जो बंदा आपको कांटेक्ट कर रहा है वो एक जेन्युइन क्लाइंट है या टाइम वेस्टर है, वन थिंग। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो जेन्युइन क्लाइंट है? डेफिनेटली जिसने आपको कॉल की है, इट मीन कि वो इंटरेस्टेड तो है, इसीलिए उसने आपको कॉल की है। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसको प्राइस के बारे में बताना है, और साथ ही आपने उसको ये बताना है कि जी ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें देते हैं तो हम आगे आपका केस फर्दर प्रोसेस करने के लिए रेडी हैं। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो आपको बता देगा, जिसमें जो सबसे मेन इंडिकेटर है वो यहाँ पे हमारे जो आता है वो बैंक स्टेटमेंट का आता है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा आपके साथ डील करने के लिए आ गया, वो $5000 की आपके साथ डील कर रहा है, और आप जब उससे बैंक स्टेटमेंट मांगते हो तो उसके बैंक स्टेटमेंट में वो कहता है ओ जी मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है। अगर है तो उसमें तो जी 2 लाख पड़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट ही इज़ नॉट अ जेन्युइन क्लाइंट। ऐसे बंदे जो है वो जस्ट आपका टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, उसको आप ये गाइड करें कि भाई पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, फिर आप आओ मुझे मिलो, वेलकम। जब आपके पास इतना प्रूफ ऑफ फंड होगा कि आपका वीज़ा अप्लाई हो सकता है, तो देन हम आपको एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। उससे पहले ये तरीक़ाकार है, इसको समझ लो, इस पे अमल करो, देन कम्स टू अस। फर्स्ट कंप्लीट योर प्रोफाइल, देन कम्स टू अस। सो यही मेरी एक गुजारिश थी कि आपने जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं उन्हीं को ही प्रॉपर एंटरटेन करें, उन्हीं को टाइम दें। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको इग्नोर कर दें। हाँ, जो लोग जाना चाहते हैं उनको आप रास्ता समझा दें, तरीक़ाकार बता दें, फर्दर वो फिर उस पर अमल करें, और देन आप उनको फर्दर मीटिंग के लिए टाइम दें। सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे ही कोई भी इंक्वायरी आती है तो वो हमारे जो एफिलिएट्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स हजरात, वो पूछने शुरू करें, अच्छा जी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, टाइम कितना लगेगा। ठीक है, आज मैं आपको जो सारे इंडिकेटर हैं वो बता देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है, हमारा जो कि मेन जो स्टार्टअप था, जो हमने स्टार्ट लिया, वो चाइना की स्कॉलरशिप्स पे था, जो कि अरसा दराज से हम लोग कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंक्वायरी आपके पास आती है चाइना की स्कॉलरशिप के हवाले से, तो दो मेजर इंटेक होती हैं, एक जनवरी इंटेक और एक सितंबर इंटेक। सितंबर इंटेक जो है अभी नेक्स्ट आने वाली है, उसके लिए आप एप्लीकेशन उठा सकते हैं। ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, एमफिल की, पीएचडी की, कोई भी एप्लीकेशन आप उठा सकते हैं। ये उसके डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट दी गई है कि आपने क्लाइंट से उसका सीवी मंगवाना है, और प्लस उसकी ऑल एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़, और उसको ये बता देना है कि ये जो आपकी डिग्रीज़ हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, आईबीसीसी और एचईसीसी टेस्ट होने चाहिए। अगर राइट नो अटेस्टेड नहीं है तो अप्लाई करने के लिए आप नोटरी पब्लिक से टेस्ट करवा के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद करवा लें, क्योंकि फ्यूचर में डेफिनेटली जब एम्बेसी जाना है तो इसकी ज़रूरत पड़नी है। नेक्स्ट, दो, उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए लास्ट यूनिवर्सिटी से जिसने उसने स्टडी किया है। ठीक है, अब
तीसरे नंबर पे है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये भी उसी यूनिवर्सिटी से ही बन जाएगा। जस्ट उन्होंने लिख के दे देना है कि इसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में है। चौथे नंबर पे उसको चाहिए होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो जिस भी सिटी में रहता है उसके मुतलका थाने से ये बन जाता है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये मेडिकल का आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाइना का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है। और फर्दर ये हमें इसका नीचे लिंक में भी PDF फाइल इसकी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं तो डॉक्टर आपका मेडिकल चेकअप करके उसको साइन स्टैम्प कर देगा। दैट्स ऑल। और कोविड सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट हर बंदे के पास है आज के दौर में। नेक्स्ट, आपने उस कैंडिडेट से 1-2 मिनट की मुख्तसर सी उसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो बनवानी है, जो कि वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सेंड करना होती है। 7 नंबर पर जो रिक्वायरमेंट है स्टडी प्लान या आपका कह लें रिसर्च प्रपोजल, ये जो PhD करने के लिए बच्चे जाएंगे उन लोगों के लिए होगा, या जो MPhil के लिए जाएंगे उन बच्चों के लिए ये स्टडी प्लान जो है वो उनसे बनवाना है। अगर उनके कोई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं या उन्होंने कोई थीसिस लिखा है तो वो भी सॉफ्ट कॉपी में आपसे उनसे मंगवा लेना है। इसके बाद 8वें नंबर पर जो है वो प्रपोज़ल है, या जो उनका थीसिस ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है, डेफिनेटली उसकी कॉपी भी एक चाहिए होगी अगर उन्होंने PhD के लिए जाना है तो। और इसमें कैंडिडेट का जो है वो पहले उनके प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू भी अरेंज होगा, और देन जब प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देगा तो फिर आगे उनका प्रोसेस जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, ये देखना लाजमी है कि क्या वो आपको सर्विस चार्जेस देने के काबिल भी है। और प्लस जब चाइना उसने जाना है तो पहले मंथ में वो उसका जाने का, रहने का और वहाँ पे उसका टिकट लेने का जो एक्सपेंस है, इतने पैसे कम से कम उसके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, मतलब 5 से 6 लाख रुपए उसके अकाउंट में होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग इज़ द उसका पासपोर्ट और CNIC फ़ोटो, अगर वो मैरिड है तो MRC, और अगर अनमैरिड है तो उसका FRC फैमिली के साथ जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपने, हर बंदा जो चाइना में अप्लाई करना चाह रहा है स्कॉलरशिप पे जाने के लिए या वैसे जाने के लिए, वो मेडिकल में जाना चाह रहा है, वो साइंसेज में, वो सिविल एविएशन में, वो किसी भी फील्ड में जाना चाह रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने उससे अरेंज करवाने हैं। पहले ये आपने डॉक्यूमेंट्स उससे मंगवा लेने हैं, कम से कम 50% मार्क्स उसके होने चाहिए। फिर आपने उसको सारे डॉक्यूमेंट सक्सेस करने हैं और देन उसको प्रॉपर टाइम देना है, उसको ऑफिस में बुलाना है और उसको हर चीज़ गाइडलाइन देनी है, उसको समझा देनी है A to Z हर चीज़। अब किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उसका नाम क्या होगा, कितने आएंगे, उसके परसेंटेज, कितना इंसेंटिव होगा, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगी ट्रेनिंग सेशन 2 या 3 में, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको गाइड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, स्टडी वीज़ा दूसरे कंट्रीज़ के लिए, लाइक कोई UK जाना चाहता है, कोई US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसके लिए भी सेम आपने CV और उसके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ये भी अटेस्टेड होने चाहिए IBCC, HEC और MUFA से, और 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। और इसके बाद जितने ये कंट्रीज़ हैं उनमें IELTS, PT या लैंग्वेज सर्ट, इनमें से किसी एक का होना ज़रूरी है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो IELTS के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन अगर IELTS किया हो तो मैक्सिमम जो है वो चांसेस होते हैं कि बच्चे को एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। जितने अच्छे बैंड होंगे उतना उसका बेनिफिट हो सकता है, टाइम बच सकता है, पैसा बच सकता है। अदरवाइज़ विदाउट IELTS वाली यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं, उसमें थोड़ा सा आपके वीज़ा के ऊपर रिस्क भी पाया जाएगा और फ़ीस भी बढ़ जाएगी। अब मैं बात करूँ कनाडा की तो तकरीबन $7,000 एक्स्ट्रा फ़ीस पड़ रही है जिस बच्चे ने IELTS नहीं किया होता। वो पहले ही कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें हाई हैं, 15-15, $18,000 है, और 7,000 ये डल जाएगा तो ये किधर चला जाएगा। पाकिस्तान की करेंसी तो पहले बहुत अप्रिसिएट हुई हुई है। तो आप उसको ये बताएं कि अगर आप IELTS करते हो तो कितनी फ़ीस है IELTS की, 30-40 हज़ार रुपये है, उससे आप 15-20 लाख रुपए अपना बचा सकते हो, 6 महीने टाइम भी बचा सकते हो। तो एफ़र्ट कर लो, IELTS कर लो, जो भी आपके घर के करीब नज़दीक जो भी एकेडमी है वहाँ जाओ, कोई महीना 2 महीने पढ़ो नियत के साथ, मेहनत से ना घबराओ। IELTS करने से आपका 6 माह का टाइम भी बच जाएगा, आपका 15-20 लाख रुपया भी बच जाएगा, आपको लैंग्वेज कोर्स नहीं करना पड़ेगा वहाँ जाके। नेक्स्ट थिंग इज़ द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, और कोविड सर्टिफिकेट किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, और आपकी एक इंट्रोडक्शन की वीडियो, स्टडी प्लान और आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी चाहिए होगी, आप ऑन
एंड एवरेज ये ध्यान में रखें कि 4 टाइम्स हाई ऑफ योर फ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल या आप इसको यूँ समझ लें कि अब आपको समझने में आसानी इस तरह से होगी कि अगर तो यूके का है, लाइक बच्चा यूके में जा रहा है तो 60 से 70 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो भी इतने की रिक्वायर्ड होगी। कनाडा जा रहा है, यूएस जा रहा है तो अप्रॉक्सीमेट 60 लाख प्लस की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर 1 करोड़ की बन जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा पासपोर्ट, एफआरसी, फ़ोटो और सीएनआईसी ये चाहिए होंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर कोई वर्क वीज़ा के लिए आपको कांटेक्ट करता है, भी हमने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। अब वर्क वीज़ा की भी कैटेगरीज हैं। एक होता है ओपन वर्क परमिट, जिसको आप आज़ाद वीज़ा कहते हैं, कि आप उस कंट्री में जाते हो आज़ाद वीज़ा लेके, काम अपना खुद ढूंढने खुद करने। और एक वर्क परमिट वो होता है जो किसी कंपनी ने आपको बुलाया होता है। अब ये कंपनी की डिमांड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस कैटेगरी का बंदा उनको चाहिए। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप उसका सीवी मंगवाएंगे और उसके जो बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो मंगवाएंगे। और राइट नो इनकी अटेस्टेशन का होना ज़रूरी नहीं है। जब उसकी अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाए तो तब इन डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्ट करवा लें। और फिर वही बाकी अगर मांगते हैं वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो भी अवेलेबल करके दें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, पुलिस क्लियरेंस है, मेडिकल है। और अगर वो एम्प्लॉय की वीडियो मांगते हैं तो वो भी आप बनवाएं उनसे। और इसमें देखें कि जो उसका एक्सपेंस आ रहा है कम से कम उतने पैसे जो है वो उसके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। अगर उतने उसके बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं तो देन ही इज़ योर जेन्युइन क्लाइंट, तब आप उसको बुला सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट में पैसे ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो जेन्युइन क्लाइंट नहीं है। डेफिनेटली वो जाना चाहता है, वो जेन्युइन, लेकिन उसके पास सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है, प्रूफ ऑफ फंड नहीं है। तो फर्स्ट ही हैज़ टू शो द प्रूफ ऑफ फंड एंड देन कम्स टू यू। नेक्स्ट थिंग इज़ अ पासपोर्ट, सीएनआईसी, पिक्चर, एफआरसी और एमआरसी ये चाहिए होंगे। ये वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आता है कि अगर आप किसी का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा किसी भी कंट्री का, ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो यूएस, कनाडा और शेंजन कंट्रीज़ का है, यूरोपियन कंट्रीज़ का है। तो उसके लिए आपने दो कैटेगरियाँ हैं। एक है बंदा बिजनेसमैन है या जॉब पर्सन है। तो अगर तो बंदा है बिजनेसमैन तो आपने उसके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लाइक उसका एनटीएन टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसएसीपी से जो रजिस्ट्रेशन है वो, और एक लेटर बनता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो बनवा लें। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लें उसका, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट लें। अब बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जितने उसके ट्रिप पे होने वाले एक्सपेंस हैं उनको कवर कर सकती हो, और उससे एटलीस्ट 3 टाइम ज़्यादा बजट उसमें मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रिप पे उसका खर्चा हो रहा है ना 10 लाख रुपया एस्टिमेटेड, तो उसके अकाउंट में एटलीस्ट 40 लाख रुपया अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि 10 लाख उसका टोटल ट्रिप पे खर्चा आएगा और 10 लाख ही उसके अकाउंट में होगा। तो इट्स अ वेरी पुअर इंडिकेटर ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आपके पास जितने पैसे हों वो सारे के सारे आप क्या करें, ट्रिप करके वापस आ जाएं तो अपने पास कुछ ना रखें अपने नागहानी सूरत हाल के लिए। तो वो एक वीक केस बन जाएगा। उसके बाद आपने उसका पासपोर्ट के सारे पेजेस जो है वो स्कैन लेने हैं। अगर उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो डेफिनेटली उनमें शो हो जाएगी। फिर अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। अगर कोई कंपनी है तो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। और कंपनी लेटर हेड के ऊपर एक रिक्वेस्ट लेटर चाहिए होगा। और फिर इसके अलावा उसका इनविटेशन चाहिए होता है जिस कंट्री में वो जाना चाह रहा है, उसका ट्रैवल प्लान, उसका कवरिंग लेटर, उसकी होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाना क्लाइंट को। ये सारे जो है वो मामला तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सारा उसके लिए करेंगे। इसके बाद जो अगला नंबर आता है कि अगर विज़िट पे जाना चाह रहा है और वो बंदा है जॉब होल्डर, यानी कि वो किसी जगह पे नौकरी कर रहा है, तो जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है वहाँ से वो एनओसी लेटर लेगा, 3 माह की सैलरी स्लिप की कॉपी लेगा, अपना एनटीएन लेगा और पिछले 2 से 3 साल के टैक्स रिटर्न्स लेगा। और बाकी डॉक्यूमेंट सारे वही हैं, लाइक पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल, बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट के सारे स्कैन पेजेस, और उसके जो
नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर उसके नाम पे है तो जो भी उसकी टाइज़ हैं, एफआरसी है, कोई बिजनेस है पाकिस्तान में या किसी जगह पार्ट टाइम उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका प्रूफ आपने शो करना है। और जो बाकी है कि उसके वहाँ से जिस कंट्री में वो जा रहा है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या स्पेन, फ्रांस, इटली, तो वहाँ से इनविटेशन मंगवाना है, उधर का ट्रैवल प्लान उसको बना के देना, कवरिंग लेटर बना के देने हैं, होटल बुकिंग उसको करके देनी है, टिकट रिज़र्व करके देने हैं, और उसको अगर इंटरव्यू होता है उसका तो उसकी तैयारी करवानी है, अगर उस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो वो बुक करके देना। ये फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब क्लाइंट आपके पास आता है, ये ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स देता है, तो बाद में ये डॉक्यूमेंट्स सारे हम उसको तैयार करके देंगे, अपॉइंटमेंट लेके देंगे, इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे और उसको एम्बेसी में अपीयर करवा देंगे मुतलका डेट के ऊपर। नेक्स्ट है कि अगर कोई शख्स आपसे ऐसा रब्ता करता है जो कहता है कि मैं यहाँ से मूव होना चाहता हूँ, पाकिस्तान से परमानेंट में इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो हमारे कंट्रीज़ में जो ज़्यादातर ट्रेंड है इमिग्रेशन अप्लाई करने का, वो यूएस का है या कनाडा का है या इसके अलावा पुर्तगाल का है। तो ये चूँकि जल्दी डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और कनाडा यूएस में चार्म ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो इसमें पहले नंबर पे आप उसकी पूरी फैमिली की जो प्रोफाइल है उसकी डिटेल मांगें कि उनका बिज़नेस क्या है यहाँ पे, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनका यहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मंगवाएं, मेडिकल, ठीक है कि वो मेजर डिजीज़ में तो मुब्तला नहीं है, और बैंक स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ। बैंक स्टेटमेंट विद मेंटेनेंस लेटर, जो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, ये कितना चाहिए, अब ये देखना पड़ेगा कि उसकी कौन सी इमिग्रेशन है, किस कैटेगरी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो वो जा रहा है बिज़नेस इमिग्रेशन के ऊपर, ठीक है, तो यूएस में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी वो 1 लाख यूएस डॉलर चाहिए होगा, जो कि उसको वहाँ पे बाउंड करना है क्लोजिंग एजेंट के पास, और उसका यहाँ पे EB2 वीज़ा कैटेगरी है वो अप्लाई होगा, और जिससे वो बंदा जाएगा विद फैमिली यूएसए में कारोबार करने के लिए, उस पर पूरी फैमिली को बिज़नेस इमिग्रेशन मिल जाएगी। तो 1 लाख यूएस डॉलर डेफिनेटली उसके अकाउंट में होना चाहिए, और इससे ऊपर भी, ताकि उसने जाना है वहाँ पे जो रहायश है, जो टिकट है या आने जाने का जो आपकी फ़ीस है, उतने पैसे वो भी उसके अकाउंट में होने चाहिए। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और कंट्री में जाना चाह रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑन एंड एवरेज यही है इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, उसमें 50,000 यूएस डॉलर का भी प्लान है, 1 लाख यूएस डॉलर का भी है, 2 लाख यूएस डॉलर का भी है। सो जो एक स्टैंडर्ड प्लान है वो 1 लाख यूएस डॉलर का ही मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि 50,000 यूएस डॉलर आप वहाँ जाके अगर इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके लिए पहले फिर इनको वहाँ का विज़िट वीज़ा लेके जाना होगा या बिज़नेस वीज़ा लेके जाना होगा, तो देन वहाँ जाके अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर 50,000 में भी इनकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, EB2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इमिग्रेशन की जो सेकंड कैटेगरी है वो है स्किल्ड इमिग्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में आपको नॉलेज में है ये बात कि उनको डॉक्टर्स की, नर्सेज़ की, इंजीनियर्स की ज़रूरत है, इस तरह से कनाडा में भी स्किल्ड वर्कर्स लाइक उनको ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है। कनाडा में जो है वो आफ्टर कोविड जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आए हुए हैं, तो इस तरह से उनको इंजीनियर्स पार्टिकुलर फील्ड में, स्पेशली मेडिकल की फील्ड में, डेंटिस्ट्री की फील्ड में जो है वो जॉब्स ऑफर्स हैं उनके पास। तो ये जो कंडीशन है, ऐसे लोगों के लिए फिर लाखों रुपया उनको अपनी स्टेटमेंट में शो करने की ज़रूरत नहीं होती। या कोई हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, लाइक PhD है, उसकी कोई रिसर्च पब्लिकेशंस हुई हुई हैं, या कोई अपनी फील्ड में एक कह लें कि बहुत ही ज़्यादा सीनियर आदमी है, लाइक कोई साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तो ऐसे लोगों की जब वो इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। उनके लिए सिर्फ इतनी चाहिए होगी कि एक सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड हो उनके पास, कि वो जाएं और वहाँ जाके अपनी लाइफ को स्टार्ट ले सकें इजीली। फॉर एग्जांपल अगर वो कनाडा स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम पे जाता है, तो कनाडा जाके उसके लिए जो लाइफ स्टार्ट लेने के लिए क्या है कि एक फ़्लैट उसको रेंट पे लेना है, अपने जो बेसिक इंश्योरेंस की पेमेंट है वो करनी है, और अपना टिकट लेना है, और कम से कम कोई महीना 2 महीने की ग्रोसरी का है, और जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनकी पेमेंट के लिए
तो राउंड अबाउट अगर पाकिस्तानी 15 लाख रुपया 18 लाख रुपया भी उनके बैंक स्टेटमेंट में होगा तो इससे काम चल जाएगा। और ये भी 15-18 लाख रुपया काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि हमारा एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है। अदरवाइज़ पहले ये 10 लाख 12 लाख से भी काम चल जाता था। सो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इमिग्रेशन के लिए बंदा आपके पास आ रहा है वो उसकी प्रोफाइल क्या है, ये उसको देख के डिसाइड किया जाएगा। उसको एक्सेस करने के बाद कि उसके पॉइंट जो है वो स्कोर काउंट करने के बाद कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेदर ही इज़ एलिजिबल, कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। अगर एलिजिबल है और उसके पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स हैं तो आप उनको एंटरटेन कर सकते हैं। हम उनकी इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जिस कंट्री की वो कहेगा, यूएस की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, पुर्तगाल की। इन तीनों कंट्रीज चारों के ऑप्शन जो है वो अपने पास अवेलेबल है। तो यही था जनाब टोटल आज की डेट में कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से चाहिए होंगे। स्टडी वीज़ा के लिए कौन से चाहिए, बिज़नेस वीज़ा के लिए कौन से चाहिए, इमिग्रेशन के लिए कौन से चाहिए, विज़िट वीज़ा के लिए कौन से चाहिए। और चाइना की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हम चूँकि आपको पता है ऑलरेडी कि अरसा दराज से कर रहे हैं। 45 यूनिवर्सिटीज़ के अप्रॉक्सीमेट कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेक्नोलॉजी कंपनी से हमारा साइन हुआ। तो चाइना की जो है उनके भी मल्टीपल ऑप्शन जो है वो आपके पास आ सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। फर्दर मैं इस प्रेजेंटेशन का लिंक भी नीचे दे दूँगा, सो आप इसको भी अपने जो है वो शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और एक दफ़ा काइंडली थोड़ा सा टाइम निकालें, इस वीडियो को देख लें और नेक्स्ट बार बार आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि क्लाइंट को कौन से डॉक्यूमेंट्स बताने हैं, कौन से मंगवाने हैं, कौन से चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। बस सिर्फ 20 मिनट अपने टाइम निकालें, इसको तसल्ली से समझ लें और फिर जो भी क्लाइंट आपसे पूछता है उसको ये डॉक्यूमेंट्स आप बता दें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।